हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज़ MIQ के 9th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम के ऐसे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल की नीट एंड JEE में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं। एंड उसके साथ में ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, बट क्वेश्चन तो एक बहाना है, रिवीजन जो कराना है। इस कंसेप्ट पर हमारा सारा का सारा काम होने वाला है। तो आप लोग बहुत माइंड फ्रेश करके, मतलब बिल्कुल लाइट मूड में आराम से बैठ के इस वीडियो को देखिए और सारे के सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए। मैं जो भी क्वेश्चन देता हूं तो उनको पहले पॉज कर दिया कीजिए। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद वीडियो को पॉज किया कीजिए और पहले उसको खुद से सॉल्व किया कीजिए, वापस फिर उसको स्टार्ट करके देखा कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये मान के चलिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम का आपका लगभग पूरा रिवीजन हो जाएगा एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे के सारे MIQs एंड सुपर ट्रिक्स मिलती रहें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो मैंने दिया है ये इंपॉर्टेंट तो है बट काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट मैंने इसको देना इसलिए ज़रूरी समझा कि पहले क्वेश्चन से आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए एंड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्टिव मास। चूँकि हम लोग जब केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें एक्टिव मास बार बार आता है, जो कि केमिस्ट्री की जनरली बाकी टॉपिक्स में नहीं आता है। जबकि ये होता क्या है, तो एक्टिव मास जनरली कुछ भी नहीं होता। अगर मैं इसको सिंगल वर्ड में बोलूँ आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो एक्टिव मास का मतलब है कि कितना मास एक्टिव है और उसको यहाँ पर मोलरिटी में रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और एक्टिव मास को मोलरिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसका साइन हम बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं एंड जिस कंपाउंड के बारे में बता रहे होते हैं उसको लिखते इसके अंदर है। उसके लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चंस निकाले हैं। इन तीनों को हम निकालेंगे जिससे कि आप समझ जाएं कैसे निकालना होता है और क्वेश्चन में कैसे रखना होता है। तो सबसे पहले दिया है 56 ग्राम N2 गैस इन 2 लीटर। तो मैंने आपसे क्या बोला, एक्टिव मास क्या होता है, लिखना ऐसे है बट बोलना क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम लीटर में। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को मिलीलीटर में रखते हैं तो यहाँ पर 1000 लगा लेते हैं, बट यहाँ पर उसने वॉल्यूम लीटर में दिया है तो 1000 नहीं लगाएंगे। तो वेट क्या है, मुझे N2 का निकालना है तो इसके ब्रैकेट में N2 लिख दूंगा। N2 का निकाल, वेट है 56 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट N2 का 28 होता है, 14 इंटू 14 28 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये 1, तो बोलेंगे 1 मोल पर लीटर। ये इसका एक्टिव मास आ गया। तो इस तरीके से हम एक्टिव मास निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है। इस बार एक्टिव मास जो निकालना है 0.042 ग्राम ml इनवर्स N-3 आयंस। क्वेश्चन का फ्रेम चेंज कर दिया, देखिए सारी यूनिट्स उसने चेंज कर दी तो कुछ अलग है, बट है काफ़ी ज़्यादा इजी। तो देखिए क्या है, इसमें हमें एक्टिव मास निकालना है। एक्टिव मास तो हमारा यही रहने वाला है। किसका निकालना, N-3, ऐसे लिख दिया हमने N-3 का। अब उसने इस बार हमको यूनिट ग्राम पर ml दिए, ग्राम ml इनवर्स। अगर इनवर्स को हटा दूँ तो ग्राम पर ml। ग्राम पर ml किसकी यूनिट होती है, डेंसिटी की यूनिट होती है। डेंसिटी मतलब कि क्वेश्चन को डेंसिटी की फॉर्म में करना है। एक्टिव मास का फॉर्मूला तो हमारा यही है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर में। अगर वॉल्यूम को लीटर में लिखूंगा तो यहाँ 1 लिखूंगा और मिलीलीटर में लिखूंगा तो 1000 लगाऊंगा। यहाँ पर मिलीलीटर में दिया इसलिए मैंने फॉर्मूले को 1000 के साथ में लीटर के वाला फॉर्मूला रखा हुआ है। अब मुझे डेंसिटी की फॉर्म में दिया है, वेट नहीं दिया गया, वॉल्यूम भी नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं। देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो गई आपकी क्या, डेंसिटी। तो मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये आपके सॉल्यूशन और मोल कंसेप्ट में भी काम आएगा एक फॉर्मूला। वैल्यू रख दूंगा, वैल्यू पुट करूंगा तो डेंसिटी उसने दी है मुझको 0.042 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस बार सिंगल नाइट्रोजन आयंस के साथ में, तो वेट ओनली 14 रहेगा इंटू 1000। मैं यहाँ से 30 हटाऊंगा तो इसके पास 30 आ जाएंगे और इस 30 से मैं 30 कट कर दूंगा, 14 को 42 से करूंगा तो 3
3 मोल पर लीटर इसका आंसर आ गया। यही इसका एक्टिव मास है। मींस अगर डेंसिटी की फॉर्म में भी देगा तो भी आप एक्टिव मास भी निकाल सकते हैं, मोलरिटी भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्टिव मास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 ग्राम CaCO3 इन 4 लीटर। तो 10 ग्राम CaCO3 इन 4 लीटर, तो फिर से मैं फॉर्मूला रखूँगा अपना CaCO3 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम होता है, 3 ऑक्सीजन का 48, 12 कार्बन का और 40 कैल्शियम का 100 होता है। 4 लीटर दिया है, 4 रख दिया। इससे इसको कट करूंगा 1/10 और 10 ग्राम कैल्शियम इन 4 लीटर, तो क्या हो जाएगा 1/40, 1/40। तो ये आंसर गलत है। मतलब जो आपने सॉल्व करके निकाला, जो मेथड मैंने आपको ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में बताया, वो जब आप इसको सॉल्व करके यहाँ लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, और जितने भी, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, जितने भी सॉलिड्स हैं उन सभी के एक्टिव मास कितने हैं, एक्टिव मास ऑलवेज 1 फॉर सॉलिड। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है हमेशा, जरूर याद रखेंगे, ध्यान रखना है इस बात को। क्वेश्चन देके वो आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, वो ऑप्शन में होगा और लगा के आ जाएंगे। सॉलिड का एक्टिव मास ऑलवेज 1 होता है, हमेशा याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक्टिव मास हम लोग निकालने की जरूरत पड़ेगी टॉपिक में, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ से शुरू होते हैं जो रियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या है। Kp इज इक्वल Kc फॉर रिएक्शन N2O4 रिवर्सिबल टू NO2, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। उसने एक रिएक्शन दी हमको जिसमें N2O4 से 2NO2 बन रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि इस रिएक्शन के लिए Kp एंड Kc इक्वल है। सर ये क्या होता है Kp एंड Kc? तो देखिए Kp एंड Kc में P हटा दीजिए, C हटा दीजिए, मतलब K क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर C जो रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की फॉर्म में निकाला है, जबकि P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने प्रेशर को सॉल्व करके निकाला है, समझे ना। तो Kp और Kc दोनों ही कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती है वहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। अगर हम उस चीज़ को सॉल्व कंसंट्रेशन की फॉर्म में कर रहे हैं या फिर एक्टिव मास की फॉर्म में कर रहे हैं तो Kc में आंसर आता है, एंड अगर प्रेशर की फॉर्म में कर रहे हैं तो Kp की फॉर्म में आता है। तो ये होते हैं Kc एंड Kp। अब ये रिएक्शन है तो N2O4 और 2NO2 की रिएक्शन जनरली गैसियस रिएक्शन होती है, ये वो हमको लिख कर देगा, और नहीं देगा तो हमको ये सब कॉमन थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये गैसियस इक्वेशन होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें स्पेशल। बट उससे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। Kp इज इक्वल होता है Kc RT की पावर डेल्टा n। Kp इज इक्वल Kc RT की पावर डेल्टा n। इस तरीके का फॉर्मूला होता है जो कि पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम का बेसिक फॉर्मूला है। इस पे सबसे ज़्यादा बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, और इस फॉर्मूले से अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं पहले क्या, Kp इज इक्वल Kc RT की पावर डेल्टा n। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। तो क्या होता है Kp इज इक्वल Kc RT की पावर डेल्टा n? तो इसमें हमको वो बोल रहा है Kp एंड Kc इक्वल है। तो पहले देखते हैं Kp एंड Kc इक्वल कब हो सकता है। Kp एंड Kc इक्वल हो सकता है फर्स्ट कंडीशन, जब इफ डेल्टा n इज इक्वल 0। अगर डेल्टा n 0 है, डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n होता है, डेल्टा n इज इक्वल होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल एंड रिएक्टेंट के मोल गैसियस फॉर्म में। तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1 है। तो डेल्टा n हो गया हमारा 1। तो वो बोल रहा है कि डेल्टा n अगर 0 है, ये मैं आपको यहाँ हमारे क्वेश्चन का डेल्टा n 1 है, बट मैं आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस दिखा रहा हूँ जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। Kp एंड Kc, Kp इज इक्वल Kc RT की पावर डेल्टा n। अगर मैं मान लूँ डेल्टा n 0 है, अगर मैं मान लूँ डेल्टा n 0, अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो किसी की भी पावर 0
हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है। तो ऐसी कंडीशन में Kp इज इक्वल Kc हो जाएगा। कब? जब डेल्टा एन 0। Kp Kc के इक्वल कब होगा? जब डेल्टा एन 0, डेल्टा एन 0 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरी वैल्यू, डेल्टा एन 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, और जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो Kp इज इक्वल Kc, मतलब डेल्टा एन 0 होने पर Kp इज इक्वल Kc होता है, या फिर बोल सकते हैं Kp अपॉन Kc की वैल्यू 1 होती है, बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बट इस क्वेश्चन में उसने बोला Kp इज इक्वल Kc तो है, Kp इज इक्वल Kc तो है, बट Kp इज इक्वल Kc तो डेल्टा एन 0 पे होता है, बट यहाँ पर उसने Kp इज इक्वल Kc तो बोला है, बट यहाँ डेल्टा एन 0 नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे Kp Kc इक्वल तो है बट डेल्टा एन 0 नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनरली कंसेप्ट बच्चों को यहीं तक पता होता है और अधिकतर क्लासेस में कंसेप्ट यहीं तक बताया जाता है। देखते हैं क्या है। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन जो है हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 से ज़्यादा है। तो क्या होगा? 0 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर वैल्यू 1 या 2 कुछ रखूँगा, 1 या 2 कुछ रखूँगा तो ये पूरी वैल्यू कुछ पॉजिटिव में आएगी, कुछ पॉजिटिव में आएगी। तो जब पॉजिटिव की वैल्यू का Kc से मल्टीप्लाई करता हूँ तब Kp बनता है, मतलब Kp बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में Kp इज़ ग्रेटर देन Kc होता है। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेता है, और ये वाला रिलेशन पूछे तो Kp Kc से बड़ा है, मतलब वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। अब तीसरी कंडीशन में देखता हूँ, मान लेते हैं डेल्टा एन इज इक्वल नेगेटिव है, या फिर बोलता हूँ डेल्टा एन जो है 0 से कम है, 0 से कम है। अगर डेल्टा एन नेगेटिव है, मतलब मान लीजिए -1 है, तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, वो वैल्यू 1 से कम आएगी, 0 पॉइंट कुछ आएगी। तो उस कंडीशन में Kc की वैल्यू, Kc बड़ा होगा पर पॉइंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर छोटा हो जाएगा, इसलिए Kc को जब छोटा होता है तब Kp के बराबर आता है, मतलब कि Kc बड़ा है। यहाँ जब आप नेगेटिव पावर रखेंगे तो पता पड़ेगा, आप सॉल्व करेंगे तो Kc बड़ा आएगा, तो क्या पता पड़ेगा? Kp और Kc में Kc इज ग्रेटर देन है, एंड Kp अपॉन Kc 1 से कम होगा। देखिए स्टूडेंट, ये 3 कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये तीनों कंडीशन बताई। बट ये क्वेश्चन इन तीनों कंडीशन से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि Kp इज इक्वल Kc तो है बट डेल्टा एन 0 नहीं है, डेल्टा एन 0 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या होगा। बट आप ये कंसेप्ट जरूर याद रखें, इसको नोट भी कर लें। आइए मैं दिखाता हूँ आपको अब ये क्वेश्चन कैसे हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन होगा एक बहुत ही छोटी सी कॉमन सी ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है? Kp इज इक्वल Kc RT की पावर डेल्टा एन। वो बोल रहा है कि Kp और Kc इक्वल होना चाहिए। Kp और Kc इक्वल सिर्फ तभी हो सकता है जब RT की पावर डेल्टा एन 1 हो, RT की पावर डेल्टा एन 1 हो। तो RT की पावर डेल्टा एन क्या होना चाहिए? पूरा 1 होना चाहिए। डेल्टा एन की वैल्यू उसने आपको दी है, डेल्टा एन की वैल्यू उसने आपको दी है 1। अब क्या करूं मैं ऐसा कि ये पूरा 1 आ जाए? तो 1 पावर, तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखूं? अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1 कर दूं 1, तो फिर ये पूरा सॉल्व होकर 1 आ जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है? जब मैं टेम्परेचर इतना लूं जो कि 1/r के इक्वल हो। टेम्परेचर 1/r के इक्वल हो तो ये कटने के बाद क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1। अब मतलब की कंडीशन क्या है? मुझे T इज इक्वल 1/r लेना पड़ेगा। R क्या होता है? 0.082। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12.18 केल्विन। इस टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू ये लेते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू ये लेते हैं, सिर्फ एकमात्र टेम्परेचर की वैल्यू आप ये लेते हैं, तो ये टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के इक्वल होती है, जिससे कि ये वैल्यू कट जाएगी, ये कट जाएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 के ऊपर आप पावर, यहाँ पर डेल्टा एन 1 है पर पावर में 1 2 3 4 कुछ भी लगा लीजिए, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और Kp इज इक्वल Kc रहेगा। मतलब कि आंसर क्या है? 12.18 केल्विन। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमारे तीनों कंसेप्ट तो क्लियर होते ही हैं, साथ में चौथी ये नई चीज़ भी देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट के साथ साथ सबसे कॉमन वैरायटी का क्वेश्चन है। जो थर्ड और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन वैरायटी है इस टॉपिक की, एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आने वाला है। तो देखते हैं कॉमन वैरायटी, क्योंकि कॉमन वैरायटी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कॉमन वैरायटी की खास बात होती है कि वो ईजी होती है। तो ये बहुत ही बेसिक और ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a+3b रिवर्सिबल 2c के लिए K1 जो कांस्टेंट दिया है 10⁻² है, मतलब कि एक रिएक्शन है a+3b से 2c बनते हैं और ये रिवर्स इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है और K1 क्या है उसके लिए 10⁻²। तो C रिवर्सिबल 1/2a + 3/2b के लिए K फाइंड करना है। पहले रिलेशन देखेंगे इस रिएक्शन में। पहली बात तो ये है कि ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है, पहली वाली रिएक्शन के लिए उसने हमको K1 दिया है और सेकंड वाली रिएक्शन को उसने उल्टा कर दिया है। पहले आप खुद एनालाइज कीजिए, उसने उल्टा कर दिया है। दूसरा काम क्या किया है, दूसरी वाली रिएक्शन को उसने आधा कर दिया है। एक तो उल्टा कर दिया है और दूसरा आधा कर दिया है, ये दो चीज़ें हैं ना। तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है देखते हैं। हमको K2 फाइंड करना है, तो K2 = K1 से फाइंड करना है, मुझे K1 से फाइंड करना है। तो इस टॉपिक में जो K1 होता है, अगर रिएक्शन उल्टी कर दी है, तो K1 K2 ऊपर नीचे हो जाएंगे, बस पहली बात याद रखेंगे। तो K2 क्या होगा, K1/K1। ये मैंने K1 को नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि रिएक्शन उल्टी है। अगर रिएक्शन उल्टी नहीं होती तो K1 ऊपर ही रहता है। अब देखते हैं इसके आधे करने से क्या इफेक्ट पड़ा है। तो मेरे वर्डिंग्स को आप वैसा का वैसा याद रखेंगे, बहुत काम आएगी। K2 को आधा किया है, K2 को देखो आधा किया है, K2 को आधा किया तो K2 निकालने के लिए यहाँ पे हाफ लगा देंगे पावर। जिसको हाफ किया जाता है उसको निकालने के लिए पावर हाफ लगा देते हैं। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/K1। K1 की पावर क्या है, 10⁻² और पावर 1/2। सॉल्व करेंगे तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 10 रह जाएगा, या फिर बोल सकते हैं 10⁻1 रह जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। कई स्टूडेंट्स जो हमसे नए जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को मैंने देखा है कि उनके बेसिक कंसेप्ट्स काफ़ी वीक हैं कैलकुलेशन के। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, या तो वीडियो को बार बार देखा कीजिए थोड़ा बैक करके, तो आप सुनेंगे बार बार तो आप समझ जाएंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। बाकी मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन कराते कराते कैलकुलेशन भी सिखा सकूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन होगा, भूलना नहीं, कंफ्यूज मत होना। मैंने K2 K1 को अपोजिट क्यों किया है, क्योंकि रिएक्शन अपोजिट थी, तो इसलिए इनका रिलेशन अपोजिट है। मैंने पावर 1/2 क्यों लगाई है, क्योंकि K2 बेचारा 1/2 था, K2 में हर चीज़ 1/2 थी, तो मैंने पावर 1/2 लगा दी। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ फोर्थ नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है, और इसके अंदर हमारा पहला वाला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड हो जाएगा और वो सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ए से बी का जो इक्विलिब्रियम है उसके लिए K1 है 10⁻³ एंड 2b से 2c का जो रिलेशन है उसके लिए K2 है 10⁻², एंड 1/4d से 1/4c बन रहा है तो K3 है 10⁻1। और वो बोल रहा है मुझे ए से डी के लिए K चाहिए, मतलब 3 रिएक्शंस उसने दी हैं ए से डी के लिए मुझे K चाहिए। क्वेश्चन को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, थर्मोकेमिस्ट्री में हैस लॉ लगता था तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते थे, बट वो क्वेश्चन किसके लिए होते थे, एनर्जी के लिए हुआ करते थे, एनर्जी के लिए हुआ करते थे। एंड इसके अलावा मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो MIQ बनाया था उसमें भी हैस लॉ का कंसेप्ट यूज़ हुआ था, वहाँ पर भी इस टाइप के रिलेशंस होते थे और यहाँ पर भी इस टाइप के रिलेशन। आप समझ लीजिए हैस लॉ का कंसेप्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप उसको कवर कीजिएगा थर्मोकेमिस्ट्री के जो मैंने MIQ बनाया था। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, बस थोड़ा सा आपको कूल होकर इसको देखना है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाएंगे। तो पहले तो मैं समझता हूँ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए से डी चाहिए। तो पहले इन रिएक्शंस को सिंपली लिखूँ, पहले मैं ए से बी और बी से सी और सी से बन रहा है डी, और मुझे क्या चाहिए, ए से डी चाहिए मुझे। देखिए समझिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, अगर ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, सी से डी बनता है,
तो ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो फाइनली ए से डी बनेगा या नहीं बनेगा? बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो फाइनली ए से डी बनेगा और इसके लिए निकालना है। बट ये तो रिएक्शन मैंने अपने मन से लिखी है, मुझे ये रिएक्शन दी गई ये वाली हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन रिएक्शंस का जो के है वो इनसे डराइव कर लूँगा। तो ये करना है अपन को। तो इन रिएक्शन का इसका जो के क्या होगा, इसको के डैश 1 बोल देता हूँ, इसको के डैश 2 बोल देता हूँ, इसको के डैश 3 बोल देता हूँ। मतलब यहाँ पर K1 K2 K3 था, मैंने डैश लगा दिया है, मतलब कि इन रिएक्शंस के लिए। तो मुझे निकालना है, इनका निकाल लेता हूँ पहले मैं। तो के डैश, ये तो सेम रिएक्शन लिखी हुई है, तो के डैश 1 इज इक्वल K1, सेम वही रहेगा। वैल्यू क्या है, 10 की पावर -3। अब देखता हूँ के डैश 2, देखिए के डैश 2 में रिएक्शन सीधी की सीधी है, बस यहाँ पर डबल है और यहाँ पर डबल नहीं है। तो K2 क्या है, ये डैश वाली रिएक्शन आधी है, ये आधी है ना, इससे ये आधी है, तो इसका K भी क्या हो जाएगा, K2 की पावर 1/2, K2 की पावर 1/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, कि ये मटेरियल और ये मटेरियल में ये वाला मटेरियल हाफ है, तो मैं इसके के पे क्या लगा दूंगा, 1/2। क्या वैल्यू हो जाएगी मेरी, 10 की पावर -2 पर वैल्यू जब लगाई 1/2, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, ये वाला मेरा आ गया K2 डैश। अब ये निकालना है मुझे, ध्यान से देखिएगा, इसमें फिर से सारी स्पेशल चीज़ें लगने वाली हैं। मुझे C से D चाहिए, जबकि यहाँ पे रिएक्शन D से C है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 1 का रिलेशन लगा दूंगा। ये अपॉन वाला रिलेशन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि रिएक्शन अपोजिट है। अब ये 1/4 को रिजॉल्व करना है, तो देखिए ये रिएक्शन 1/4 के लिए, जबकि ये 1/4 के लिए नहीं है, मतलब कि ये रिएक्शन 4 टाइम ज़्यादा है, मतलब ये चौथाई है तो ये पूरा 1 है, मतलब ये 4 गुना ये ज़्यादा हुआ ना, ये 4 गुना ज़्यादा हुआ, तो मैं इसके के पर क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा, इसके के पर क्या लगा दूंगा, 4। तो क्या आ जाएगा, 1/K3 की वैल्यू है 10 की पावर -1, पावर है 4, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर आएगी तो 10 की पावर 1 ऊपर पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4, K3 डैश 10 की पावर 4। अब मुझे निकालना है इसका के निकालना है, तो इसका के क्या हो जाएगा, जब ये रिएक्शन सारी की सारी कंटिन्यू में है, तो यहाँ पर K1 डैश इंटू K2 डैश इंटू K3 डैश कर दूंगा मैं, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 4, माइनस के पावर्स प्लस हो जाएंगी, इंटू इससे कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को काफ़ी लेंथी क्वेश्चन माना जाता है, बट आप इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे, कन्फ्यूजन कहीं नहीं रखना है। स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट कभी सर ये पावर यहाँ 4 लगानी थी कि 1/4 लगानी थी, यहाँ कन्फ्यूज होता है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ये चौथाई है ना, ये चौथाई है और ये 4 गुना है। जब हम 4 गुना निकाल रहे हैं, बड़ी चीज़ को निकाल रहे हैं, तो पावर बड़ी लगानी है। यहाँ पे देखिए ये आधा था, 2C था और ये इसका आधा है, तो जब मुझे आधी चीज़ का निकालना है तो पावर आधी लगानी है, जिसका निकालना है उतनी लगानी है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्ट क्लियरिंग है, और इस वैरायटी के क्वेश्चंस की सारी ट्रिक्स आपको आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ ली चैटेलियर्स लॉ के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार क्या है, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम की जान है। देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ली चैटेलियर्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, या लीसा तेलिए का नियम जो आप लोगों ने सुना होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी के जो रूल्स हैं उसके एप्लीकेशन का होता है। उसी एप्लीकेशन पर मैं आपको ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड होंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फेवरेबल कंडीशन फॉर गिवन रिएक्शन दिया N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 + X किलोजूल। मतलब एक रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, जिसमें अमोनिया बनती है और कुछ एनर्जी बनती है। वो बोल रहा है इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। चारों टाइप के कॉम्बिनेशन उसने दिए है। कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि क्या है कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम ली चैटेलियर्स लॉ का
जो एप्लीकेशन टेम्परेचर प्रेशर का पहले वो समझते हैं, जिससे कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर का कंसेप्ट समझते हैं। टेम्परेचर कंसेप्ट क्या है? तो ली चैटेलियर्स कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है जो कि इक्विलिब्रियम में है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट लगाया जाए, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जाए, घटाया जाए, प्रेशर घटाओ बढ़ाओ, वॉल्यूम में चेंज करो, कुछ भी ऐसा करो, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ती है। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ती है जिस डायरेक्शन में उसमें जो चेंजमेंट हुआ है उस इफेक्ट को कम किया जा सके, या उसके इफेक्ट को कम किया जा सके, या ऐसा फील किया जाए कि उसका जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कैसे ढलना है। मतलब कि रिएक्शन पे जो चेंज किया जा रहा है उससे क्या, कैसे रिएक्शन को ढलना है। तो आप देखना कैसे होगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन पहले से ही, कंसेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये रिएक्शन में पहले से ही एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। जब ये निकलती है तो ये एनर्जी का जो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा होगा तो ये एनर्जी वापस यूज़ भी हो जाती होगी। मतलब इसके पास तो पहले से ही एनर्जी है, तो इसको टेम्परेचर बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? नहीं है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस रिएक्शन की ROR क्या होगी? कम होगी। मतलब कंसेप्ट क्या बना हमारा? कंसेप्ट ये बना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो ROR रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। टेम्परेचर नहीं चाहिए उसको, टेम्परेचर उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। जबकि एंडोथर्मिक में बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब कुल मिला के, या फिर इसको ऐसा भी अपन बोल सकते हैं एक तरीके से कि ROR की जगह अपन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा वर्ड क्या हो सकता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगी, मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्शन घटेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, हीट और बनती जा रही है, एनर्जी और बनती जा रही है, तो उसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ROR वाली बात भी सही है, बट ये रिएक्शन रिवर्सेबल है तो ROR की जगह ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा है। फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगी। जबकि बात करूँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी लग रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती? बढ़ जाती। ठीक है ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन के लिए पूछे आपसे तो इसका अपोजिट कर लेंगे। आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए याद रखेंगे, बैकवर्ड के लिए अपोजिट कर लेंगे। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जब हीट एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं है तो टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं? एनर्जी की ज़रूरत जिसको है उसको चाहिए। एनर्जी की ज़रूरत मान लो इस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, तो इस डायरेक्शन के लिए एंडोथर्मिक हुई। तो इस तरफ की रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड बढ़ेगी तो फॉरवर्ड घटेगी। देखो फॉरवर्ड घट रही है एक्सोथर्मिक। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रेशर का कंसेप्ट, जो कि और भी ज़्यादा इजी है। प्रेशर का कंसेप्ट क्या है? ये मान लीजिए कोई पॉट है, उसके ऊपर मैंने पिस्टन से प्रेशर लगाया, लगा रहा हूँ। इसके लिए मान लेते हैं रिएक्शन जो है A से 2B है, एक A से 2B बनते हैं। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ली चैटेलियर्स क्या कहते हैं? प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी या फिर बैकवर्ड में बढ़ेगी, ये वो बात करनी है अपन को। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो देखिए, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो अंदर जगह कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा तो चीज़ कम होने की कोशिश करेगी। कम होने के लिए मोल किस साइड कम है? इस साइड। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। और अगर मैं प्रेशर को घटाऊंगा, मान लो प्रेशर को घटा रहा हूँ तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों बढ़ेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में? क्योंकि 2B बन रहे हैं, मतलब 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो जगह ज़्यादा चाहिए। प्रेशर घटाऊंगा मतलब कि इसको खींचूंगा तो जगह ज़्यादा होगी। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए भी ये रिलेशन हम कर सकते हैं। प्रेशर घटाने का मतलब है वॉल्यूम को बढ़ाना। प्रेशर घटाऊं या वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में बढ़ेगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से 2 मोल बन रहे हैं। और अगर प्रेशर बढ़ाऊं या फिर वॉल्यूम घटाऊं
तो रिएक्शन बैकवर्ड में बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन है, मतलब आपको मोल्स को देखकर डिसाइड करना है। प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, अंदर जगह कम हो रही है तो 2 मोल क्यों रहेंगे, बोल रहे कि हम सिंगल मोल रहेंगे, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। प्रेशर घटा रहा हूँ, जगह अंदर बढ़ेगी तो बोले अब हम 2 मोल में रहेंगे, जगह हो गई काफ़ी। तो प्रेशर और वॉल्यूम का अपोजिट सिस्टम है, बट फॉरवर्ड बैकवर्ड का अपन याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इस साइड 1 + 3 4 मोल है और इस साइड क्या है 2 मोल, मतलब कि मोल इस साइड कम है, मोल इस साइड कम है और टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक है। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक में है, तो एक्सोथर्मिक में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन घटती है ना, जबकि वो बोल रहा है फेवरेबल कंडीशन, मतलब बढ़ने वाली। तो हमको क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो मुझे लो टेम्परेचर चाहिए। तो लो टेम्परेचर चाहिए तो हाई टेम्परेचर वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मुझे क्या चाहिए कि टेम्परेचर की कोई जरूरत ही नहीं, एनर्जी वैसे ही उसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो 2 हाई टेम्परेचर वाले ऑप्शन कट हो गए। अब देखते हैं प्रेशर में क्या है। प्रेशर में 4 मोल 1 + 3, 1 यहाँ पर है लिखा नहीं है और 3 4 से 2 मोल बन रहे हैं, 4 से 2 मोल बन रहे, मतलब कम मोल की साइड जा रहे हैं। कम मोल की साइड रिएक्शन को मुझे बढ़ाना है, तो मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना। देख लो, प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन इधर जा रही है, मतलब कम मोल की साइड में जा रही है ना, कम मोल इधर कम 2 से 1 पे जा रही है, तो यहाँ पर भी 4 से 2 पे ले जानी है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वैरायटी है, आप लोग जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मैंने बताए हैं। वैसे मैं इस वीडियो में आपको 5 ही क्वेश्चन बता रहा था, बट अभी जस्ट मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन और आप देख लीजिए क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैरायटी है, ये रह जाता इस टॉपिक पे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और इससे आपको एक और एक्स्ट्रा नया कंसेप्ट पता चल जाएगा, जिससे लिंक्ड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या है, इफ 8 ml of H2 and 9 ml of I2 reacts with each other and produce 14 ml of HI gas at equilibrium, then find the value of Kc। Kc फाइंड करना है। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, उसने वैल्यूज दी, तो रिएक्शन लिखा करो, जिससे कि माइंड में बहुत कुछ फेयर हो जाता है। तो H2 + I2 से बनता है 2HI या HI, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, ये रिएक्शन है। इसमें वो बोल रहा है T = 0 पे, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो बोल रहा है कि 8 ml है आपका H2 एंड 9 ml है I2 और HI 0 है। रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई है। अब देखते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और इक्विलिब्रियम बन गया है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। मान लिया कि इसका 1 मोल है यहाँ, तो 1x, मतलब इसका x खर्च हो जाएगा, इसका भी 9 में से x खर्च हो जाएगा, और इसके 2 है तो क्या बोलेंगे 2x बन जाएंगे। अब उसने हमको दिया है कि 14 ml बनता है, मतलब 2x की वैल्यू क्या है 14 ml है, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/2, मतलब 7 ml हो जाएगी। अब हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, तो समझिए, Kc का जो फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, और ऊपर क्या आपको लगानी होती पावर्स, ये वाली पावर्स, या बोल सकते हैं स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर, या फिर बोल सकते हैं n1 n2 बोल देते हैं इनको, n और इसके पावर को m मान लेते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या है हमारा HI है, इसकी पावर 2 है, और रिएक्टेंट क्या है H2 है और I2 है, इनकी कोई पावर नहीं है, मतलब पावर यहाँ की जो वैल्यूज़ होते हैं इनको स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर बोलते हैं, वो बहुत तो 1 लगा सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम पर यहाँ इनकी जो वैल्यूज़ लिखी जानी है वो इक्विलिब्रियम पर लिखी जानी है।
इक्विलिब्रियम पर इसका तो पता चल गया कि 14 ml है, बट इनका नहीं पता कि कितने हैं, तो अब इनका निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 8x की वैल्यू 7 है, तो ये कितना बचा 1 ml। x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये कितना बचा 2 ml लीजिए। और ये आपका 14 ml था ही, मतलब कि मेरी एक वैल्यू इसकी ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, ये वैल्यूज़ को बस मुझे यहाँ पुट करना है। HI की वैल्यू 14 का स्क्वायर अपॉन 1 की पावर 1 2 की पावर 1, क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 अपॉन 2। तो दो तरीके हैं, इससे इसको कट कर दोगे तो 7 टाइम्स चला जाएगा, तो 14 का 7 में करोगे तो 98 आता है, तो 98 इसका आंसर आ गया। Kc की वैल्यू क्या है 19। मतलब कि इस क्वेश्चन से मैं आपको ये फॉर्मूला जनरेट करना बता रहा था, और सारी की सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे रखी जाती है। ऐसा नहीं कि ये वाली वैल्यूज रखना है। इक्विलिब्रियम पर क्या है, इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए मैंने मोल कंसेप्ट के सबसे बेसिक पैटर्नल क्वेश्चंस को यूज़ किया, जो पैटर्न होता है सबसे बेसिक उसको यूज़ किया, और इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकाली, और मैंने फॉर्मूले में रखी, आंसर आ गया। इस तरीके से Kc का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें पहले Kc निकालना होता है, फिर Kp निकालना होता है, तो Kc निकालना सबसे बेसिक होता है। इसलिए ये 6 क्वेश्चन आप केमिकल इक्विलिब्रियम के जरूर अच्छे से करें, और इसके बाद अब टॉपिक को पढ़ें पूरा, तो आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए बनाऊंगा नेक्स्ट MIQ जल्द से जल्द। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।